सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। और पिछले हफ्ते हमने चोलिस्तान कनाल पर जो अपना वीडियो की थी उस पर बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आए थे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कुछ कमेंट्स पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ, जैसे एट फ्रीडरिक नीचे उन्होंने कहा कि द कनाल्स विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हाउ पंजाब एंड सिंध विल गो हैंड टू हैंड फॉर द फ्यूचर। बीइंग पाकिस्तान डजंट मीन गिविंग ऑल रिसोर्सेज टू पंजाब, बीइंग सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड एंड प्रोग्रेसिव Pakistan. I was heartbroken to listen to this project. Nothing is above Sindh, even Pakistan. I think इनका कमेंट का मैं ये कहूँगी कि अच्छी बात आपने की फ्रीडरिक नीचे कि इस मामले में मेरे ख्याल में कि पंजाब को पहलकदमी करनी पड़ेगी और सिंध से बातचीत करनी पड़ेगी। Why wait for the Council of Common Interest? ये बातचीत हो सकती है, मुमकिन है। फिर नेक्स्ट कमेंट मैं बात करूँगी। नेक्स्ट कमेंट है डेविल एडवोकेट। अच्छा, hypocrisy of the PPP was exposed in the Sindh. Never accept such type of canals on Indus River. Sindh not only rejected the Cholistan Canal but also the 6 canals. Sindh depends on Indus River for their agriculture. If the canal is going to construct, the whole Sindh faces drought and sea intrusion also. Balochistan is also affected because Balochistan gets water from the river. Thank you very much. अच्छा, बिल्कुल बात आपने सही की डेविल्स एडवोकेट के बलूचिस्तान को इसमें भूल गए हैं, उनको भी पानी कम मिलता है, वहाँ भी ड्राउट की सिचुएशन है। जहाँ तक सिंध की हिपोक्रेसी है या पीपल्स पार्टी की हिपोक्रेसी है, मेरे ख्याल में उन्होंने कोर्स करेक्शन भी कर ली है। इसके अलावा एक और कमेंट है खुरम कुरैशी से, उनका मैं पढ़ के सुनाऊंगी। दिस इज अ वेरी गुड रिपोर्ट अबाउट हाउ एन इशू व्हिच इज राइटफुली गेटिंग बिगर एवरी डे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. Why was the project approved? They knew that the water levels had reduced in the last 15 years due to climate change. Why are they not meeting to resolve this? What are the reasons for trying to irrigate a desert instead of improving yields in already irrigated land? Excellent video. Thank you very much Khurram Qureshi for watching and liking. अब इस वीडियो पर भी मैं उम्मीद करूँगी उतने ही शायद ज़्यादा कमेंट्स आए थे। और आज हम सिंध से हम चलेंगे शुमाल की सैर पर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। लेकिन पहले ये देखिए, इन दोनों को 2025 में इकट्ठा स्टेज पर बैठकर देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। सब हम इकट्ठे हैं। मैं इसलिए आया हूँ, हमारी इख्तिलाफात एक तरफ, इस इशू के ऊपर इकट्ठे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान का, दहशतगर्दी। मियाँ साहब जब हॉस्पिटल में मेरे पास आए थे इलेक्शन के 2-3 दिन बाद, तब भी मैंने कहा था कि ये नेशनल इशू है, इसके ऊपर हम आपकी पूरी हिमायत करेंगे। उसके बाद कभी एक स्क्रीन पर इकट्ठा नजर नहीं आए मेरे हिसाब से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स। लेकिन 2025 में एक चीज़ मुश्तरका है, नवाज शरीफ और इमरान खान के फैंस को बुरी लगेगी, लेकिन वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि व्हाट इज़ इन कॉमन। अच्छा, इस हफ्ते पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी को आर्मी चीफ और DGMO की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। मकसद ये तय करना कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर से कैसे निपटा जाए और एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड किया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीटिंग बॉयकॉट कर दी। टीवी पर इस फैसले की बहुत तनकीद हुई। PTI अगर नहीं आए इमरान खान, मेरा ख्याल है PTI को जाना चाहिए था। PTI की they are not interested in they are interested only in इमरान खान। उसको इस बात पे बाइकाट कर देना कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, इस बहाने पे इस एक्टिविटी का बाइकाट कर देना एक इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन PTI की टेरर ब्रीफिंग में अदम शिरकत, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, और या पावर मूव है या पॉलिटिकल फेल है। और फराज आजम ने इंस्टाग्राम पे हमें ये लिखा था, वेरी स्मार्ट मूव politically. PTI had nothing to gain and everything to lose by participating in the terror briefing, given that it would have normalized its leader's detention by engaging with the government while he is still in jail. It was still astute to initially agree to participate to avoid accusations of being anti-Pakistan and to make their refusal to engage all the more noticeable. यानी कि उनका कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो फॉलोअर्स सपोर्टर्स हैं, ये बहुत अच्छी मूव थी, ये एक पॉलिटिकल विन था। लेकिन इससे ज़्यादा अहम सवाल शायद ये है, क्या इमरान खान या PTI की अदम शिरकत से पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा? शो में हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और उस पर बात मजीद करेंगे। लेकिन याद रहना चाहिए कि इमरान खान का मुसलसल मौक़िफ़ रहा है कि तालिबान या दहशतगर्दों के साथ बातचीत होनी चाहिए। I think, it's completely different. What was happening in Afghanistan and in Pakistan now is completely different. In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation.
And we are in talks with some of the groups. लेकिन बातचीत का नुकसान पाकिस्तान को बार बार उठाना पड़ा है। 2009 से पहले जब फ़कीर मोहम्मद और सूफी मोहम्मद से डॉग फाइट की गेम चलती रही, हर बार दहशतगर्द तंजीमें मजीद ब्रेजन और बोल्ड हो जाती थी, नई टेरिटरीज गेन करती थी। ये नाराज़ नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं हैं, मुसल्लत होना चाहते हैं। और इमरान खान को छोड़े 2022 में शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इत्तफाक किया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डायलॉग होगा, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी शायद ज्वाइन करेंगे। हैप्पी एंडिंग? एब्सोल्युटली नॉट। खुद ही देख लें कि 2021 से दहशतगर्दी के वाक़यात में परेशान कुन इजाफा होता रहा है। नेगोशिएशंस को लीड मरहूम रुस्तम शाह मोहम्मद कर रहे थे, जिनका कहना था कि मिलिट्री ऑपरेशंस कब तक चल सकते हैं। बात उनकी ठीक है, मिड 2000 से पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस चलते ही जा रहे हैं, बट लाइक अ कैंसर दैट कीप्स कमिंग बैक, द ऑपरेशंस एंड रेडियोथेरेपी इज नॉट वर्किंग। क्या ये गवर्नेंस का फेलियर है, जैसे आर्मी चीफ ने कहा, या पोस्ट ऑपरेशन रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन नहीं की गई, या पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि इत्तेफाक राय मुमकिन नहीं रहा? जब जब सियासी जमातों ने कंसेंसस डेवलप किया तो पब्लिक ओपिनियन भी उस फैसले के हक में गया। एग्जाम्पल, 2011 में जब सलाला चेक पोस्ट पर नेटो ने हमला किया तो पाकिस्तान ने नेटो सप्लाईज की उस आमदोरफ्त को रोक दिया जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे थे। And guess who was also in that briefing? मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने अब भी अटेंड की, रेगुलर हैं। या 2014 में APS पर हमले के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक हुआ। But here is one of the differences between 2009, 2014 and 2025. Guess who else did not attend the 2025 session? नहीं, मोहसिन नकवी नहीं। सुना है कि वो बीमार थे, चैंपियंस ट्रॉफी का सदमा हम सबको लगा था। इसमें अख्तर बेंगल मौजूद नहीं, डॉक्टर अब्दुल मालिक खुद नहीं थे, पार्टी के नुमाइंदे मौजूद थे, और फिर महमूद अचकज़ई। ये अपने अपने हलकों का मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपोजिंग व्यू पॉइंट लेते हैं, जैसे एमल वली खान ने दिया था। ऐसे पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल कंसेंसस बनता है जब टेररिस्ट के साथ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नेगोशिएशंस होती हैं, या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस फराहम करते हैं, जैसे नवाज शरीफ, जो इमरान खान की तरह सेशन में मौजूद नहीं थे। One by choice, the other did not have a choice. तो क्या सियासी राय साजी और इत्तफाक राय के बगैर कैन द पाकिस्तानी स्टेट सक्सीड इन अ फाइनल ऑपरेशन? यही सवाल हम करेंगे जनरल नईम लोधी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मैं सबसे पहले जो सवाल पूछूंगी, नुक्ता का एक ट्विटर यूज़र ने हमें एक कमेंट भेजा है और उसी बुनियाद पर मैं सवाल पूछूंगी। ये हैं अमीर नौशरवान आदिल। इमरान खान के हवाले से उनका कहना था कि ही कुडंट कम एज ही इज़ कन्विक्टेड, हिज पार्टी वाज इन्वाइटेड, why didn't PTI attend the Palestine conference? For PTI, Imran holds more value than our country. Imran Khan is too egotistic. It was a perfect opportunity for him to send his party and show his support for the state. इस पर आपका रिस्पॉन्स? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल है और अच्छा है कि मौका आप देंगी मुझे रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन बात यह है कि ये तो हमें मालूम है कि PTI ने अपने जो अरकान शमूलियत के लिए एक लिस्ट दे दी थी और वो तैयार हो गए थे, और सिर्फ उन्होंने इतना इस्तदा की थी कि हमें अपने लीडर से मिलने दिया जाए, और मुलाकातें पहले भी करवाते रही है गवर्नमेंट, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इतने बड़े मामले के लिए जो कि नेशनल लेवल का मामला है, उसके लिए ये बहाना बनाना कि ही इज़ अ कॉन्विक्ट एंड ही, ठीक है, ही कुडंट हैव कम हिमसेल्फ, आई एग्री विद दैट। वो जिद की भी नहीं थी PTI ने। उन्होंने तो ये कहा था कि हमें गाइडलाइन लेने की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद वो इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उनका तो ये भी कहना था लोधी साहब कि इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा किया जाए ताकि वो खुद पार्टिसिपेट करें। जी, तो ये कहा था, तो वो तो मुमकिन नहीं था। चलें मान लिया कि वो मुमकिन नहीं है। ये बात मैं जो ट्विटर में भी कहा हुआ है, ट्वीट में जो बात की हुई है कि ही इज अ कन्विक्ट, लिहाजा जो इस डिटेल में हम नहीं जाते कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कन्विक्शन इज दैट, और कितने मुकदमात बनाए गए हैं और कितने लॉजिकल हैं, इस बहस में हम नहीं जाते। किसी एक को मैं इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। अगर हुकूमत संजीदा थी कि इसको एक नेशनल लेवल की मीटिंग बनाया जाए तो उनको ये बात मान लेनी चाहिए थी, और अगर PTI इस बात पे थी सीरियस कि जी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए हर हालत में, तो उनको आना चाहिए था।
ٹھیک ہے, دونوں کی غلطی نظر آ رہی ہے آپ کو, تو اب ایسے ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ آپریشنز ہوتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, چاہے ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں یا ہم بلوچستان کی بات کریں, ایسے ماحول میں کامیاب آپریشن ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپریشنز تو ایک تو ہارڈ کور ملیٹنٹ کے خلاف جو ہونا ہے وہ تو اس لیے ضروری ہے, چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے, کہ آپ دیکھیں ہماری کیجولٹیز کتنی ہوئی ہیں. اور اگر لیٹر سے یا تو آپریشن نہ کرنے سے یہ تھم جائے نا, دس از ناٹ اے اسپوریڈک, یہ کوئی اکا دکا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیررزم کا ایک واقعہ ہو گیا, 2 واقعہ ہو گئے. دس از اے پراپرلی پلانڈ اٹیک آن دی کنٹری, اگر دیکھا جائے تو آن دی اسٹیٹ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کنسنسس ہو, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک کنسنسس نہ ہو کوئی قدم بھی نہ اٹھایا جائے. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ آپریشن اس کا حل, آپریشن الون اس کا حل نہیں ہے. یہ ایک ٹیررزم کے ایکٹس ہے جو کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹچ کر رہے ہیں انسرکشن کے لیول پہ جا رہے ہیں. اور یہ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ کیا فرق ہوتا ہے ٹیررزم میں اور انسرکشن میں. انسرکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آبادی کا کچھ حصہ بھی متنفر ہوا ہوتا ہے اسٹیٹ سے, اور وہ اس کے خدشات ہوتے ہیں کہ کہیں وہ ان کے ہمدردی نہ پیدا ہو جائے ان ٹیررسٹ کے ساتھ. تو اس حد تک معاملہ گیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مارنگ بلوچ جو تحریک چلا رہی ہے, اس سے پہلے مولوی ہدایت اللہ نے ایک تحریک چلائی, اور بھی لوگ ہیں, اور جس طریقے سے پروونشل اسمبلی میں تقریریں کی ہیں جو کہ سردار ہیں ان کے اور جو وہاں پر موجود ہیں ایم پی ایز, وہ بڑی الارمنگ ہے. جو بات مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے وہ اگر آدھی بھی سچ ہو تو اٹ از ویری الارمنگ. تو آل دس لیڈس ٹو دس کنکلوژن کہ یہ ٹوٹل اپروچ, نیشنل اپروچ کی ضرورت ہے, اور کسی میں بھی اس کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا, اور نہ ہی کسی کو پیچھے رہنا چاہیے. تو یہ آپ کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ سب کو آن بورڈ لیں, اور ایک ایسا فیصلہ کریں جس میں پولیٹیکل اینگل بھی ہو کہ پولیٹیکلی کن لوگوں کو انگیج کرنا ہے, اس میں اکنامک اینگل بھی ہو, جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وزیر اعظم گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی سارے پروجیکٹس کے اعلان بھی کیا ہے, لیکن یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے. اور ملٹری اینگل بھی, اور ایک سوشل اینگل بھی ہوتا ہے کہ the people should not feel alienated. وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ نہ سمجھیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں پولیٹیکلی سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, یا ہمارے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ باقیوں سے کچھ مختلف ہے. پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو بات کی کہ سائڈ لائن کیا گیا ہے, ظاہر ہے بلوچستان میں جو ایک میں کہوں گی کہ سچویشن ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے, کے پی فاٹا میں فرق ہے, لیکن ایک چیز مشترکہ ہے, یہ میں بات کروں گی کہ اب سوات کا آپریشن کامیاب بھی تھا, آپریشنز کامیاب رہے ہیں, لیکن اب وہاں جو ایک آپریشنز کے خلاف غصہ ہے وہ آپ کو احتجاج کی شکل میں نظر آتی ہے, اور یہ آپ کا ان کا موقف, جو وہاں کے لوگوں کا موقف ہے, آپ کو اے این پی کے زبان پہ, پاکستان تحریک انصاف کی زبان پر, اور جے یو آئی فے کی زبان پر بھی نظر آتا ہے. اب آپریشن کی مخالفت ضروری بھی ہے, کامیاب بھی ہوتے ہیں, لیکن آپریشن کی مخالفت یہ ایک کنسنسس مجھے تو نظر آ رہا ہے کے پی میں بھی ہے. تو اب کیسے کریں گے جب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ جی پہلے میں ذرا اس آپریشن کی نوعیت آپ کو بتا دوں. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹیررزم کو, یا جو ٹیررزم کلوز ٹو انسرکشن کی بات ہو, اس کو ختم ہتھوڑے سے نہیں کیا جا سکتا. یہ لوہار کا کام نہیں ہے کہ آپ نے ہتھوڑا مارا اور کیل ٹھوک دی. یہ سنار کا کام ہے جس میں بہت باریکیاں ہیں. یہ افغان حکومت کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے آپریشنز کروا سکے. ٹھیک ہے, انہوں نے اگر ٹی ٹی پی کو جگہ دی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. بی ایل اے کو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے. آئی ایس آئی کے اور داعش کے تو ویسے ہی خلاف ہیں, ان کے دشمن ہیں. تو یہ جو پورا ایک منصوبہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اندر بھی لڑائی میں ملوث کر دیا جائے, اور کسی طریقے سے ہمیں بیرونی لڑائی میں بھی ملوث کر دیا جائے. جنرل لودھی, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اور لودھی صاحب نے تو بات کی افغانستان اور انڈیا کی آخر میں, بٹ آئی وانٹ ٹو گو ڈیپ انٹو بلوچستان, اور اس کے لیے دعوت دی ہے رفیع اللہ کاکڑ کو, جو ایک پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہے. کنسلٹ کیا ہے, ایڈوائز کیا ہے ٹو دا گورنمنٹ آف بلوچستان ایز ویل ایز دا گورنمنٹ آف پاکستان. بہت بہت شکریہ رفیع اللہ کاکڑ ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلے جو سوال میں پوچھوں گی وہ نقطہ کے ایک یوٹیوب کی آڈینس ممبر کا ہے, اور ان کا نام یوٹیوب اپریشیٹر ہے, اور انہوں نے ایک کامنٹ لکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فاٹا بلوچستان اور شورش زدہ علاقوں میں خوشحالی کی بہار لائی جائے.
सियासी जमातों के उभरने के रास्ते बहाल किए जाएं और सियासी जमातों का एहतसाब अदालत के ज़रिए इंसाफ से किया जाए। अगर ये सब कुछ बाहर किया जाएगा तो बाहर की ताकतों का आलाकार बनेगा। आपका कमेंट इस पर? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में और इवन खैबर पख्तूनख्वा और साबका फाटा के इलाकों में जो मौजूदा एक सियासी बहरान चल रही है और बलूचिस्तान में जो शिदत आई है बलूच मिलिटेंट्स के हमलों में, उसका एक जो ड्राइवर है वो ड्राइवर पिछले 15-20 सालों में बलूचिस्तान में खसूसी तौर पर जो सियासी इंजीनियरिंग है और उस सियासी इंजीनियरिंग के अमल में रियासत ने एक मसनूई तबके को बलूचिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, जिसकी वजह से रियासत और अवाम में दूरी बढ़ गई है। इससे पहले जो संजीदा कोशिश की थी पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की, वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर मालिक की तरफ से। अब कैन वी गो बैक, क्योंकि वो मामला बहुत आगे तक पहुंच गया था और हमने ये भी देखा कि इस वक्त जब पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था तो आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि क्या फाटा और केपी, यानी कि साबिका फाटा इलाका और केपी और बलूचिस्तान, इन दोनों मामलात को अलग अलग या डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए? जी मेरे ख्याल से पहले तो मुझे कोई यकीनी तौर पर अंदाज़ा नहीं है कि उनका हार्ड स्टेट से क्या मुराद है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर से अगर मैं अंदाज़ा ले लूँ तो वो ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ऑलरेडी हार्ड स्टेट बना हुआ था और हार्ड स्टेट ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। उससे यही लगता है कि एक दफ़ा फिर ताकत का इस्तेमाल भरपूर किया जाएगा। और मैं कुछ जो रिटायर्ड मिलिट्री एनालिस्ट को टीवी पर सुनता हूँ वो 2008-9 को रेफ़र करते हैं कि उस वक्त बड़े कामयाब हुए थे। तो उस वक्त बेसिकली जो हुआ था वो किल एंड डंप पॉलिसी थी, तो उसका एक रिपीट किया जाएगा, जिसका मैं समझता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूच इंसर्जेंट्स को होगा। वो इस तरह से होगा कि चूंकि ये इंसर्जेंसी की नेचर ऐसी है कि ये पुरानी इंसर्जेंसी की तरह कोई बुखटी एरिया, कोई मरी एरिया या किसी मैंगल एरिया में कंसंट्रेटेड नहीं है। ये शहरों में है, ये यूनिवर्सिटीज़ में है, ये गांव में है। तो जिसका मतलब है कि इसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। तो रियासत क्या करेगा इस प्रोसेस में? ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेगा, गलतियां करेगा, ज्यादतियां करेगा, लोगों को उठाएगा। तो इस चक्कर में जो बीएलए है उसकी सपोर्ट बढ़ेगी और ये कोई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैं तो चूंकि क्लोजली फॉलो करता हूं, पिछले 2 साल में जितने इनके खुदकश हमलावर है उसमें बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है जो या खुद माजी में उठाए गए थे और फिर छोड़ दिए गए थे, या उनकी फैमिली में से किसी को उठाया गया और उस बुरे अजियतनाक तजर्बों के बाद ये बीएलए की तरफ गए और उनमें से कुछ खुदकुश हमलावर बन गए। तो मैं समझता हूं ये बीएलए के लिए जो रिक्रूट्स है उनकी तादाद इससे बढ़ जाएगी। रियासत और शहरी का जो फासला है वो बढ़ेगा और जो दिलो दिमाग का जंग है वो खैर हम पहले से हार चुके हैं। अगर कोई 5-10% उम्मीद है कि रियासत वो दिलो दिमाग की जंग जीते तो वो ताकत के इस्तेमाल से वो मुकम्मल तौर पर वो जंग भी हम हार जाएंगे और ताकत के थ्रू हम हालात शायद आरजी तौर पर काबू भी कर ले। ये मैं हाईलाइट करना ज़रूरी समझता हूँ कि बलूचिस्तान में ग्रीवेंस की शिद्दत और इंटेंसिटी इतनी है और सोशो इकोनॉमिक हालात और टेरेन ऐसा है कि बलूचिस्तान में एक लो स्केल इंसर्जेंसी ता क़यामत जारी रह सकती है। आप सिर्फ काइनेटिक मेजर्स या ताकत के इस्तेमाल के थ्रू बलूचिस्तान में को जीरो इंसर्जेंसी पे ला ही नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं, रिजेंटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन वी ऑल्सो सीन कि जो अलहदगी पसंद है उनके फैक्शंस यूनाइट भी हो गए हैं। उनके जो अटैक्स हैं जाफर एक्सप्रेस तो अभी हुआ था, उससे पहले नूशकी भी हुआ, ज़्यादा ब्रीजन भी हो गए हैं। ताकत का इस्तेमाल तो फिर भी करना पड़ेगा ना? जी देखें, ताकत का इस्तेमाल इसमें तो मैं भी इस वक्त आपको ये बताऊं कि इस वक्त अगर रियासत मुज़ाकरात करना भी चाहे तो मुज़ाकरात के लिए हालात साजगार नहीं है। क्या उसका हल ताकत का इस्तेमाल है? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक वाइडर पैकेज जिसमें आपको मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे, आपको मुस्तकबिल में लॉन्ग मीडियम टर्म का पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का पैकेज लाना होगा, आपको एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करना होगा। उसके साथ साथ आप उसमें काइनेटिक मेजर्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। बिल्कुल। रफीउल्लाह काकर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और जनरल लोधी और रफीउल्लाह काकर
दो मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक़ है, बात वैसे वो एक ही कर रहे थे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था, वादा किया था कि आपको नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन देम। एक्चुअली एक वक्त था, अब नहीं रहा, एक वक्त था जब दोनों बातचीत के हक़ में थे, क्योंकि 2013 के बाद बहुत सीरियस एफर्ट हुई थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत और निगोसिएशंस हो, दैट फेल्ड और इवेंचुअली हमने देखा कि ऑपरेशन ज़रब अल्ज़ शुरू हो गया। बट दैट्स द एंड ऑफ द शो। आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं मेरे नुक्ते नज़र से या हमारे गेस्ट के नुक्ते नज़र से, प्लीज़ डू शेयर, लाइक इट एंड राइट इन द कमेंट्स, क्योंकि हम अगले हफ्ते भी आपके कमेंट्स ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।